नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में अधिवक्ता आशीष शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। आशीष शर्मा वर्ष 2023 में एक मारपीट मामले में गवाह है। आरोप है कि उन्हें अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सएप संदेश भेजकर धमकाया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार धमकी देने वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर परिवार को डराने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है और सुरक्षा की मांग की गई है। आशीष शर्मा ने मामले की शिकायत थाना सेक्टर 63 में दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और कॉल और व्हाट्सएप नंबरों की पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2023 में मारपीट के मामले में पहले भी कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब गवाह को मिलने की धमकी के बाद नया मोड़ ले आया है। कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता की जांच की जा रही है और जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में जारी ऑटो टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल का असर अब फल और सब्जी कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। एशिया की प्रमुख मंडियों में शामिल दिल्ली की गाजीपुर फल सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित होने से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां पहुंचती है, जिन्हें विभिन्न बाजारों और राज्यों में भेजा जाता है, लेकिन हड़ताल के कारण माल ढोने वाले वाहन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे खरीदा गया सामान मंडी में ही पड़ा रह जाता है। स्थिति ये हो गई है कि कई व्यापारी नुकसान से बचने के लिए अपना माल सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर है ताकि सामान खराब ना हो। खरीदारों की संख्या कम होने से कारोबार भी धीमा पड़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हड़ताल का असर छोटे व्यापारियों और मजदूरों पर भी पड़ रहा है। गाजियाबाद से सटे गाजीपुर बॉर्डर के सब्जी मंडी में मौजूद हो और यहाँ पर जो टैक्सी जो चालक है उनके हड़ताल से यहाँ पर कई खासा असर देखने को मिल रहा है। बता दें, ये फल सब्जी मंडी है गाजीपुर का, जो एशिया का सबसे बड़ा फल सब्जी मंडी माना जाता है और यहाँ पर हड़ताल की वजह से खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो व्यापारी है वो बहुत ही कम मौजूद है और इसके वजह से जो यहाँ के जो अर्थी लोग हैं इनको खासा नुकसान झेलने को मिल पा रहा है। हम आपको कुछ अर्थी से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो इसका असर है वो किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? महेश सैनी जी, जो अभी जो हड़ताल है उसका आपको ऊपर क्या असर देखने को मिल रहा है? सर पूरा दिखाई दे रहा है। रात में माल कुछ और बिके हैं, अब कुछ और बिक रहे हैं। रात 600 रुपए के बिके हैं, अब दिन में 500 रुपए के बिक रहे हैं। माँ से खोर निकल के ही ना आ रहे हड़ताल की वजह से, डर की वजह से। जी, अभी जो है आपका माल जो है पहले से आया हुआ है वो माल नहीं बिक पा रहा, जो आपको संभावना ऐसी है कि कल जो है दोबारा जो माल आना है वो माल आ पाएगा? कल और पिटेगा जी। माल तो आएंगे मंडी में, लेकिन उचित रेट ना मिल पाएंगे। मंदा ही रहेगा रात को भी। जी देखिए, कुछ किसानों का नुकसान हो रहा है। जी देखिए, इनका कहना है कि हड़ताल की वजह से जो इनका माल है वो बाहर जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, जो वाहन है जो हड़ताल है इसकी वजह से जो सामान है वो बाहर नहीं जा पा रहा। लेकिन हालांकि इनका कहना है कि जो बाहर जो किसानों से जो माल है वो मंडी तक पहुंच पा रही है। गाजियाबाद से राकेश दास की रिपोर्ट, डेली 24 भारत। तो वहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाली नोएडा में अज्ञात शव मिलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 57 रेड लाइट का है, जहां सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। लगातार अज्ञात शव मिलने की घटनाओं ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल सेक्टर 58 थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान दीपक नागर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह ड्यूटी पर जा रहा था, तभी बेतपुरा गांव के पास बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में गम और आक्रोश का माहौल है। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने दीपक नागर का शव सड़क पर रखकर
जाम लगा दिया और चक्का जाम कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात प्रभावित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल कुल अन्य आरोपी भी अभी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। दिनांक 20/5 की रात्रि में लगभग 9:30 बजे थाना इको टेक 3 क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेदपुरा के बाहर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट फॉरेंसिक की टीम में अन्य पुलिस बल एवं पुलिस के अधिकारीगण मौके पर तत्काल पहुँचे और वहाँ एक व्यक्ति को इंजर्ड पाया गया, जिसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, परंतु डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। इसकी पहचान दीपक नागर निवासी बेदपुरा के रूप में हुई। इसमें तत्काल परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन करते हुए उन्हें गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। टीमें लगातार दबिश दे रही थी और इस घटना एवं षड्यंत्र में शामिल 4 अभियुक्त, जिनके नाम क्रमशः नवीन अभि उर्फ अभय, आकाश, मोगली उर्फ पवन है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ग्राम बेदपुरा के ही निवासी हैं। शेष अन्य नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं और उसके पीछे लगी हुई हैं। शीघ्र ही वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में चर्चित दीपक हत्याकांड मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस कार्रवाई में हत्या के मामले में शामिल 2 आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी हर्ष और जगत सिंह घायल हुए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये मुठभेड़ हुई। घटना के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या में इस्तेमाल हथियारों और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। दीपक हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में पहले से तनाव का माहौल था और अब पुलिस त्वरित कार्रवाई के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी पर संतोष जताया है। फिलहाल पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। दिनांक 20/5 की रात्रि में लगभग 9:30 बजे थाना इको टेक 3 अंतर्गत ग्राम बेदपुरा के बाहर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दीपक नागर की हत्या हो गई है। इस प्रकरण में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत करते हुए इस घटना एवं षड्यंत्र में शामिल 4 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आज ये सूचना प्राप्त हुई कि डी पार्क सर्विस रोड जकुरिया स्कूल के निकट इस घटना के मुख्य आरोपी जगत एवं हर्ष उर्फ राधे अपने एक सहयोगी एवं घटना के मुख्य अभियुक्त प्रीत का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम वहां तत्काल पहुंची, उन्हें चेक करने का प्रयास किया और उन्होंने पुलिस को लक्ष्य करके फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की और मौके पर जाकर देखा तो 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हैं, जिन्होंने अपना नाम हर्ष और राधे एवं जगत बताया। इनके कब्जे से मौके से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने स्वीकार किया कि ये इस घटना के मुख्य आरोपी प्रीत का इंतजार कर रहे थे और इस घटना में शामिल थे। इस प्रकरण में अन्य साक्ष्य संकलन विधिक कार्यवाही।
तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित कनावनी गांव में बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी और लंबे समय से जारी बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने पहले सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रशासन और पुलिस ने आश्वासन दिया था कि अगले दिन सुबह 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी, जिसके बाद लोगों ने जाम समाप्त कर दिया था। लेकिन तय समय तक बिजली नहीं आने पर ग्रामीणों का गुस्सा फिर से भड़क उठा। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और स्थानीय लोग चौकी पहुंच गए और वहां बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक बिजली नहीं आएगी वो चौकी से वापस नहीं जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि 44 डिग्री तापमान में बिना बिजली रहना बेहद मुश्किल हो गया है। पंखे कूलर बंद है, पानी की सप्लाई प्रभावित है और छोटे बच्चे और बुजुर्ग की हालत खराब हो रही है। कई घरों के इन्वर्टर भी जवाब दे चुके हैं। प्रशासन ने बाद में 6 घंटे के भीतर बिजली बहाल करने का नया आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। इसी बीच बिजली के नाम पर पैसों की मांग से जुड़ी एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे लोगों में और नाराजगी बढ़ गई। प्रकाशन ये है कि हमारे यहाँ हफ्ता से लाइट नहीं आ रही है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। गर्मी का तापमान इतना बढ़ रहा है, पब्लिक क्या करेगी लाइट पानी बिना। भैया हर नागरिक का हक है लाइट पानी का। हर नागरिक को हर पानी लाइट सबको चाहिए। बिना पानी और लाइट का कोई नहीं रह सकता। कौन रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। तो सबका हक है और सबका विकास है। सबका विकास है तभी सब आगे बढ़ेंगे। और यही इसी कारण हम लोग चौकी में बैठे, इसी कारण हम लोग रात पुछते में थे। भाई हम लोगों को मजबूरी है, रोड पे निकलना पड़ेगा। लाइट वाले सुनेंगे नहीं, बिजली वाले सुनेंगे नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे? ना जेई सुन रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? भाई वहाँ पैसा लगाया, मकान बनाए, लाइट पानी सबको जरूरत पड़ती है। एक एक पैसा जोड़ के मकान बनाते हैं, बिना लाइट पानी के कौन रहेगा? एक हफ्ते से लाइट नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हम रोड पे लेकर पड़े हैं, कब तक पड़े रहेंगे? संतोष है, मैं कनामनी से हूँ। 10 दिन से पानी नहीं आया, ना नहा रहे ना धो रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं और गर्मियों से बहुत परेशान हो रहे हैं। अब बताओ कहाँ जाएं? आज आ रहा है, कल आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। प्रशासन से कोई सबसे बोल दिया, बिजली घर भी चले गए। चौकी रात धरना दिया तो चौकी से सारे जने पहुंच गए कि हम साथ देंगे, हम चलेंगे। बताओ कहाँ जाएं? अभी तक कोई उम्मीद जताई जा रही है? अभी तक कोई उम्मीद नहीं। ये लाइट का मैटर है हमारे यहाँ खनावनी में। पिछले 17-18 साल से लाइट मीटर नहीं है। कुछ लोगों के, कुछ के मीटर है। छोटे ट्रांसफार्मर लग रहे हैं 100 kV के, 25 kV के। न तो प्रशासन इसे बिजली वाला विभाग न बढ़ा रहा न घटा रहा। हम लाइट नहीं हमारे यहाँ आ रही है 5-6 दिन से। हमें लाइट चाहिए। हम बहुत परेशान है, पानी भी नहीं है हमारे यहाँ। हम बहुत परेशान है, हमें लाइट चाहिए। हमारे यहाँ 5-6 दिन हो गए, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ना पानी है। तो वहीं नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के पुख्ता पार डूब इलाके में खुले में पड़े कूड़े और कबाड़ के ढेर में भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में धुआं फैल गया और आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग तेजी से फैलने लगी, जिसके चलते स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तुरंत प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ फायर सर्विस की 6 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर आंशिक रूप से नियंत्रण पा लिया। हालांकि पूरी तरह से काबू पाने का कार्य अभी भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आग के कारणों की विस्तृत जांच के बाद ही की। तो वहीं बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र में एक महिला ने सुभाष पुत्र महिपाल पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसे शादी का वादा करके कई वर्षों तक शारीरिक शोषण किया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर उस पर जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया और बाद में अस्पताल में गर्भपात कराया गया। महिला ने अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। पीड़िता का कहना है कि उससे पहले औरंगाबाद थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मामले में शीघ्र कार्रवाई कर आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। सर मैं ये चाहती हूँ, मैं औरंगाबाद से, मतलब औरंगाबाद का एक लड़का है,
तो शादी का झांसा दे करके मतलब शारीरिक संबंध बनाता है। फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मतलब शादी का झांसा दे देकर मतलब बच्चा भी मेरा गिरवा दिया उसने, और वो शादी से मतलब इनकार कर रहा है कि मैं शादी नहीं करने का हूँ। क्या नाम है उसका? सुहास नाम है, औरंगाबाद का रहने वाला है। तुमने इसकी शिकायत थाने में दी? हाँ, थाने औरंगाबाद में दी थी मैंने शिकायत, तो वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी कोई सुनवाई हुई करी जाए कार्रवाई इसके। वहीं गाजियाबाद के कनावनी गांव स्थित पुस्ता रोड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयानक था कि दोनों युवक सड़क पर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। उनके सिर में गंभीर चोट आई है और काफी खून बह गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद कार सवार मौके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग को हादसे का कारण मान रही है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। तो वहीं थाना भवन क्षेत्र में साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामले ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद ग्रामीण लोग लालच और भरोसे में आकर ठगों के जाल में फंसते जा रहे हैं। पहले मामले में गांव कुतुबगढ़ निवासी तीर्थ प्रकाश ने SBI योनो ऐप डाउनलोड करने के लिए APK फाइल इंस्टॉल की। इसके बाद उसके बैंक खाते से 1,18,000 रुपये और 1,500 की राशि अचानक निकाली गई। पैसे कटने के मैसेज आने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने थाना भवन थाने में शिकायत दर्ज कराई। दूसरे मामले में गांव हसनपुर लोहारी की अर्चना नाम की महिला को सस्ती ईंट दिलाने का झांसा देकर 40,000 रुपये की ठगी की गई। आरोपी खुद को ठेकेदार बताकर फरार हो गया। पीड़ित ने CCTV फुटेज जुटाकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस के अनुसार दोनों मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस जी एक आया था, बस उसने रिश्तेदारी सी बता के अपनी पड़ोस की ताई लेकर आई, उसे कहने लगी रिश्तेदार है, अपनी जानकारी बढ़िया बना ली उन्होंने उनके साथ। कहने लगा इंटा है, बस ठेके पे हैं, हम यहाँ काम कर रहे, और इंटा है मंदी दे दूंगा तुम्हें। मैंने कहा भाई हम लेते नहीं। पहली बात तो मैंने उनसे मना कर दी, हमारे पैसे नहीं है, इतना जुगाड़ नहीं है घर में। कहने लगा नहीं देख लो मंदी ही दे दूंगा मैं, और माल तो है 60,000 रुपये का, और तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो। फिर कितने में लास्ट में कितने में बात बनी? बस फिर मैंने कहा भाई इतने पैसे तो है नहीं घर में, 25,000 रुपये हैं। तो धीरे धीरे वो कहने लगा चलो तुम 40 तक देख लो, भाई जैसे रिश्तेदारी का मामला है तुम 40 तक देख लो, जान पहचान है, और हमें तो दे के जाना आज ही सामान, हमारा काम नहीं मटेगा, और तुम ले लो। अब मैंने कहा भाई चलिए इतने पैसे तो है नहीं, मैं चल 15,000 रुपये में बैंक से लाई ली खड़वा के। वहीं मुजफ्फरनगर में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए एग्रीकोला मेडल को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। इस सम्मान को लेकर किसान संगठनों और नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। किसान कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वालियान ने इसे भारत और किसानों के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि FAO दुनिया के चुनिंदा राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये सम्मान देता है और ये प्रधानमंत्री मोदी को खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्र में विकास तथा मोटे अनाज को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयास के लिए मिला है। उनके अनुसार इससे भारत की कृषि नीतियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बढ़ी है और देश की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस सम्मान पर अलग राय रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान पहले भी मिल रहे हैं, लेकिन अब इस सरकार इनके प्रचार पर अधिक ध्यान दे रही है। टिकैत ने यह भी कहा कि यदि ये सम्मान कृषि क्षेत्र में मिला है तो इसे किसानों को समर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि असली मेहनत किसान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान का श्रेय देश के किसानों को भी मिलना चाहिए। ये मुद्दा अब राजनीतिक और किसानों संगठनों के बीच बहस का विषय बन गया है। तो उसको अवार्ड को मिलने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ के FAO जो संगठन है उसको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया। वो कृषि की एक संस्था है वहाँ पे इटली में, उसने वो सम्मान दिया है और
ये तो भारत सरकार स्पष्ट करेगी कि वो भारत की कृषि के लिए दिया है या देश के प्रधानमंत्री को दिया है। अगर कृषि के लिए दिया है कि भारत की कृषि बेहतर है तो भारत के किसान बेहतर है, वे यहाँ की जनता। तो वहीं नोएडा में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के कारण काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल सीएमओ ऑफिस के बाहर और जिले के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले के करीब 547 नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी इस आंदोलन में शामिल है। कर्मचारी का कहना है कि उन्हें मार्च महीने से अब तक सैलरी नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण उन्होंने सामूहिक रूप से काम रोककर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन जिला महामंत्री ने बताया कि यह हड़ताल सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई जिले में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये हमारे पास अभी इसका बजट आ गया है और इनकी सैलरी आज ही हम इनका रिलीज कर रहे हैं। लगभग हमारे गौतम बुद्ध नगर का स्टाफ 547 लगभग 500 साढ़े 500 काम तो इससे इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से की है और किसी प्रकार से काम तो कोई असर नहीं है। ये हड़ताल हमारी सैलरी को लेके है और 3 महीने होने को हैं। मार्च से हम लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है। अप्रैल महीने में बच्चों की फीस जमा करना, किताबें लेना, तमाम तरीके के खर्चे आते हैं, वो खर्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। किसी की ईएमआई जानी है, मकान का किराया जाना है और मोस्टली यहाँ पे सभी लोग अल्प वेतन भोगी हैं और सैलरी ना मिलने के कारण सभी लोग अब ये स्थिति हो गई है कि जरा से 10-10 रुपए के लिए एक दूसरे का मुंह देखना पड़ रहा है। इस जिले में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो सैलरी नहीं मिल पा रही है और प्रदेश स्तर पर क्या स्थिति? इस जिले में 547 साढ़े 500 के लगभग कर्मचारी हैं एनएचएम के और आशाएं अलग हैं जिनका अभी। तो वहीं नोएडा में थाना 58 पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पुष्पेंद्र, राजू, ब्रिजेश और लोकेश शामिल है। ये गिरोह लंबे समय से अलग अलग राज्यों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े वाहन चोरी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये आरोपी दिन के समय छोले भटूरे की दुकान चलाते हैं और जबकि रात में रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, नोएडा जोन में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसएचओ सेक्टर 58 के द्वारा 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 2 अवैध चाकू बरामद हुए हैं और इनका जो मास्टरमाइंड है शिवपाल नामक व्यक्ति, वो अभी फरार है। इन चारों गुप्त गढ़ों के कब्जे से 15 मोटरसाइकिल जो बरामद हुई हैं, उनमें से 10 मोटरसाइकिल जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में उस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो अंकित है। ये चारों व्यक्ति लगातार एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय रह करके वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये मूलतः जनपद संभल के रहने वाले थे और यहाँ पर खोड़ा में रह करके और कुछ इनमें से 2 व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर रेहड़ी लगा करके छोले भटूरे और अन्य सामान बेचा करते थे और इसी दौरान वो रेकी कर लिया करते थे और उचित मौका देखते ही ये वाहनों को चोरी कर लेते थे और सुनसान स्थान पर ये खड़ा कर देते थे। जब इन्हें ग्राहक मिल जाते थे तो ये पैसे प्राप्त कर। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।